आप सबको बता दूं कि आप लोगों ने मैंने मार्च का पेपर जब करवा रहा था आज 2014 को, तो उसमें लगभग अगर मैं आपसे बात करूं तो 70 मान के चलिए 70% क्वेश्चन मैंने देखे फैक्ट से, है ना। मार्च 2023 की बात कर रहा हूं मैं, मार्च 2023 की। लेकिन जब हम लोग जून का पेपर सॉल्व कर रहे थे और दिसंबर का पेपर सॉल्व कर रहे थे, इन दोनों पेपरों में हम लोगों ने लगभग 70% जो क्वेश्चन देखे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, है ना। ठीक है। लेकिन ये बात अब इस बार ये तय भी हो जाता है कि अगर मान लीजिए 2 बार आपका यहाँ पे आया है, अब तो आप समझ सकते हैं इस बात को लेकर कि इस बार हो सकता है फैक्ट से प्रश्न बनाया जाए, है ना। फैक्ट से हो सकता है ऐसा। अच्छा, दूसरी चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ टाइपिंग हुआ है पेपर, ऑफलाइन पेपर है, और ऑफलाइन पेपर होने का मतलब ही होता है फैक्ट टोटली बेस्ड, है ना। टोटली बेस्ड फैक्ट पर, क्योंकि टाइप होता है। अगर मैं ही आप लोगों को बोलूंगा टाइप करने के लिए, है ना, तो आप लोग टाइप करेंगे, जाहिर सी बात है, वन लिनियर के रूप में। और जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाया भी होगा, उसको दिया, अगर आपने मुझे देंगे भाई क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो मैं जाहिर सी बात है अगर ऑफलाइन पेपर कराओगे तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि फैक्ट निकालूं, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटली टोटली आप फैक्ट पर बेस्ड हो जाए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फैक्ट के चांसेस ज्यादा हैं इस बार 18 जून को, है ना। और दूसरी चीज ये है, जैसे मैंने आप लोगों को डीप में यूनिट नंबर 1, 2 और 8, अगर मैं यूनिट 8 की बात करूं, यूनिट 9 की बात करूं, यूनिट 10 की बात करूं और यूनिट 1 और यूनिट 2, इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है मैंने आप लोगों को। पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है इसके अंतर्गत, है ना। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, ये 2 वाला भी गया था, लगभग डिटेल में ही था, ये भी डिटेल में था, उसी दौरान ये पेपर आ गया था 2 में। 3, 4, 5, है ना। यूनिट 6, यूनिट 7, ये यूनिट जो है मैं आपको इसमें मेन पॉइंट को बता रहा हूँ। मेन पॉइंट का मतलब ये है कि जो मुझे लग रहा है कि परीक्षा में ये सवाल आता है, इससे प्रश्न बनाएगा, तो उसको मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे फैक्ट भी आप लोगों को दे रहा हूँ और कुछ अप्लाइड चीजें, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी हम लोग जो है यहाँ पे समझ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर इस समय करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन पेपर में जैसे कि मुझे नया कुछ लगता है, तो उस आधार पे मैं आप लोगों को वहां से फैक्ट प्लस जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसका, उस पर भी मैं आप लोगों से जिक्र कर ले रहा हूं, साथ ही साथ क्वेश्चन के दौरान भी। अभी हम लोग 8:30 बजे से जो डिस्कशन करने वाले हैं वो 1 अक्टूबर 2022 के समाज कार्य का प्रश्न पत्र है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेसिकली। सर सर जी, गुड इवनिंग। क्या सर मेरा है, एक क्वेश्चन था। बोलो। सर वो आपकी जो बुक आने वाली थी वो बुक आ गई DSSC वालों के लिए? नहीं, अभी वो बुक नहीं आई है। सोशोलॉजी वाली? नहीं नहीं, वो फैक्ट पर सर है, पेपर साथ हो ही साथ जाएगा 18 जून क्वेश्चंस। का, लगता है बुक नहीं आएगी सर। हाँ, मुझे भी पूरी पॉसिबिलिटी है, हमने भी उसको अब उम्मीद भी छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे 2004 से लेकर 2011 तक की मनीषा ने भेजा है ग्रुप में, अब 2011 से लेकर 2000 दिसंबर 23 तक के क्वेश्चन पेपर आज मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टेलीग्राम का लिंक मुझे दे दीजिए, मुझे पर्सनली मैसेज किया है उन लोगों ने। तो उन बच्चों से मैं बता दूं कि आप अपने ही ग्रुप में जाइए और वहां पर आप देखिए, मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला है ना। तो वहां पे जाके आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जी और सर।
दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चों को पर्सनली मैंने भेजा है, उसको भी देख ले। लेकिन हाँ, ये नहीं कि मैंने अब पीडीएफ नहीं भेजूंगा, पीडीएफ आज भेजूंगा, कुछ और पीडीएफ भेजूंगा और अलग टॉपिक का रहेगा। आपको जो सर टॉपिक हमें भेजेंगे बता उससे दीजिए वो टेलीग्राम लिंक सर। रिपोर्ट नहीं सर कोई मिलेगी। दूसरा लिंक है वो यूजीसी के अगर आप बच्चे हैं तो यूजीसी के ग्रुप में जाइएगा तो यूजीसी का लिंक मिलेगा। डीएसएसबी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो डीएसएसबी में यूजीसी नेट का ग्रुप का लिंक नहीं मिलेगा, उसमें डीएसएसबी का मिलेगा, उसमें डीएसएसबी का मिलेगा लिंक, है ना। मैं नेट के स्टूडेंट को बता रहा हूँ, है ना। तो इसलिए आप ग्रुप को अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन वहां पे कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है आज कुछ इंपॉर्टेंट कुछ अलग पीडीएफ भेजूंगा जो बेसिकली अदर टॉपिकों से अलग हटके रहेगा और इम्पोर्टेंट भी रहेगा, है ना। मैंने अदर करके अपने गूगल ड्राइव में सेव कर रखा है। सर। सर हमने अच्छा, हमने वो यूजीसी नेट वाला फॉर्म फिल किया है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ सर वो टेलीग्राम। यूजीसी वाला फॉर्म फिल किया है आपने, डीएसएसबी के स्टूडेंट? यस अच्छा अच्छा, चलो कोई यस नहीं, सर। आप मैसेज करिएगा मुझे टेलीग्राम पर डाल के अपना नाम, ठीक है। एक बार मैसेज करिएगा टेलीग्राम पर, मैं वहां पर भी आपको शेयर कर दूंगा कुछ, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये चीजें आप लोगों को सर जो है, शेयर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, जो बच्चे अगर यूजीसी का फॉर्म भर रखे हैं उनको एक बार मैं कह देता हूँ कि मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे, मैं कुछ उनको लिंक वगैरह पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, देख लेंगे। अब सुनिए, सर सर बात वो मेरे तो पास मेरे ये पूरी व्हाट्सएप होने दो। नंबर है, मैंने एक बार आपको मैसेज। अरे भाई मैंने बोल तो दिया है, कर दीजिएगा मैसेज। जी आप यूजीसी नेट डाल के करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि यूजीसी नेट का स्टूडेंट है ना। नेट डाल के करिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, नजदीक है एग्जाम आपका। आज अगर मैं बात करूं तो तारीख है आप सबकी 20 मई। मान के चलिए कुल टोटल बचे हैं आपके पास 28 दिन, ठीक है, 28 दिन है। और 28 दिन में मैं आपकी क्लास लगभग 25 डेज क्लासेस लूंगा। इसी में मुझे यूनिट आपका 5th 6 और 7 भी कवर कराना है। 5th तो लगभग आज और कल में समाप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद बचेगा 2 यूनिट और ये 2 यूनिट भी समाप्त कर दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को यूजीसी के ग्रुप में ही लिंक समाजकारी का, वो भी देखो अनलिस्टेड प्लेलिस्ट है। हालांकि सोशल वर्क का जो सिलेबस है वही है, क्योंकि सिलेबस पैटर्न बदला नहीं है, टॉपिक वही है, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, वो रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो वहां से भी जाके आप उसके डीप में नॉलेज, जैसे वहां पे डीप में आप लिखा होगा समाज कार्य 6, समाज कार्य 7, समाज कार्य 8, ऐसे लिखा होगा। जहां यूजीसी ने रोमन अंक में लिखा होगा वो 2024 का है, जो रोमन अंक का है। जो हिंदी में समाज कार्य लिखा होगा वो बेसिकली 2023 दिसंबर का है, ठीक है। तो ये मैंने आइडेंटिफिकेशन बता दिया कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उन सिलेबस परिवर्तन नहीं हुआ है कि अलग अलग टॉपिक है, टॉपिक वही है, परिभाषा वही है, चीजें वही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो बेनिफिट है। तो आप चाहो तो वहां से भी जाके डीप में भी देख सकते हो। और इस समय 28 दिन है। अब आपको करना क्या है, जो टॉपिक आपको कंफ्यूज करता है, सिराज सभी बच्चों से मैं बता रहा हूं, उस टॉपिक को छेड़िए मत, ठीक है। पार्ट मैं एक की बात कर रहा हूं, पार्ट एक की बात कर रहा हूं, पेपर ए की, यानी पेपर फर्स्ट की, उसे छेड़ना नहीं है 28 डेज में, है ना। दिमाग की दही नहीं करना आपने, सिंपल सी बात है। जो चीजें आपको आ रही हैं उससे रिकॉल करिए। समय आ गया, वो जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं, अब पर डे आप 1 आवर या 30 मिनट आप सभी लोग उस नोट्स के पेज को पलटे और देखें और उसको थोड़ा सा स्टडी करने या रिमेंबर याद करने की कोशिश करें। जहां आप छोड़ रहे हैं उस पेपर को आप फोल्ड कर दीजिए, ताकि अगले दिन से आप सभी लोग 30 मिनट बाद उस शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कर सकें, है ना। समाज कार्य में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे अधिनियम वगैरह भी हैं। तो जो अब ये कंफ्यूज करेंगे, समाज कार्य की किताबें आपको कंफ्यूज कर सकती है, आपको कंफ्यूज कर सकता है अधिनियम, आपको कंफ्यूज कर सकता है समाज कार्य के कुछ विद्वान जो बेसिकली अपनी बातों को लेकर या अपने अवधारणाओं को लेकर आते हैं, जिसमें कई विद्वानों के नाम जिक्र होते हैं। ये कंफ्यूज कर सकते हैं आपके परीक्षा के दौरान में। अब ये यही तरीका है
जब आप नोट्स को देखें तो उसको वहीं स्पष्टीकरण कर लीजिए। देखो एक टीचर केवल मैं आपको नोट्स के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता हूं, मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं। यह स्टडी तो आप ही करना होता है, पढ़ना आप ही होता है। इसलिए पेपर सेकंड को एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो आप उसे हल्के में मत लीजिएगा कि सोशल वर्क है। बहुत बच्चे लेते हैं ना कि भाई चलो पेपर सेकंड जो है सोशल वर्क है, हल्के में, क्योंकि नेट में भी मदद अगर करेगा तो सोशल वर्क करेगा, जीआरएफ में मदद करेगा तो भी सोशल वर्क करेगा, पीएचडी के लिए अगर आपको एनरोल होना है तो भी वहां पे आपको मदद करेगा, तो सोशल वर्क ही मदद करेगा, अदर पेपर फर्स्ट नहीं करेगा। रिजल्ट बेसिकली 3 कैटेगरीज में है, तो आप मान सकते हो कि कट ऑफ भी नेट जीआरएफ के लिए हाई हो सकता है, हाई हो सकता है। क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करें आप लोग तो अपने मन से करें और ये कोशिश करें समझने का कि ये ऑप्शन हुआ कैसे सही। जब तक आपको संतावना ना मिल जाए कि ये ऑप्शन बी ही सत्य है, तब तक आप आगे बढ़े ना, है ना। उसको क्लियर कर लीजिए कि ये ऑप्शन बी ही करेक्ट है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं बनेगा। परीक्षा में जब मिलेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किसने दिया? कौन बच्चा मुझे बताएगा? विनिमय, सर जॉर्ज होमस। जॉर्ज होमस, ओके। जरा बताइए, सामाजिक लेन देन का सिद्धांत किसने दिया फिर? सर उन्होंने, इसी को ही बोलते हैं एक्सचेंज। हाँ, तो यही चीजें हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अब अगर सामाजिक विनिमय के सिद्धांत के 2 नाम हैं तो दोनों नामों को स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके की चीजें आपको स्पष्टीकरण कर लेना है। पेपर फर्स्ट में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को ध्यान में रख के चलना है, टीचिंग रिसर्च को ध्यान में रखना है, रिसर्च एप्टीट्यूड को ध्यान में रखना है, रिसर्च एप्टीट्यूड को ध्यान में रखना है, हायर एजुकेशन को ध्यान में रखना है, रीजनिंग को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, ये पेपर फर्स्ट के कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपको पढ़ने चाहिए इनके बारे में, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन को ध्यान में रखना होगा पेपर फर्स्ट में, आईसीटी को आपको ध्यान में रखना होगा, थोड़ा सा बाइनरी वगैरह आता है कंप्यूटर को लेकर, ये ध्यान में रखना होगा, इन्वायरमेंट को लेकर। अगर इतनी पकड़ आपकी पेपर फर्स्ट में है तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 30 से 35 के बीच में नंबर आपके आने तय हैं। डीआई अगर आपको कंफ्यूज करता है, कुछ स्टूडेंट हैं जो मैथ को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीआई, यदि आप जानते हो कि डीआई जब लंबा समय लेता है, यूजीसी नेट का पेपर उठा के देखेंगे, डीआई का क्वेश्चन ही इतना लंबे लंबे आते हैं, टाइम वेस्ट करता है, तो मेरा कहने का मतलब है फिर डीआई में क्यों वेस्ट टाइम करना। 5 क्वेश्चन रहेंगे, मार दो तुक्का, श्री रामचंद्र जी का नाम लो, लगा दो तुक्का, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन अगर आपको आ रहा है तो फिर करो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। तो ये तो कुछ पॉइंट है पेपर फर्स्ट के, अगर आप ध्यान रखते हो तो बड़ी अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ, जैसे अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड आज पढ़ा है तो उसके संबंध में आप 2-4 प्रैक्टिस करें, हायर एजुकेशन की 2-4 प्रैक्टिस कर लें, है ना, बस ये काफी है आपके लिए। बट तर्क आपको सही तरीके से आनी चाहिए। जब भी प्रश्न को आप पढ़ें, कभी भी अगर आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी ना करें। कारण यह है कि यहां तो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, आप आसानी से जवाब भी दे देते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन पेपर में तो बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं टाइम को लेकर उनके पेपर करेंगे, मस्तिष्क में टाइम चल रहा है, मस्तिष्क में उनके टाइम चल रहा है। रिदम बनाइए इसी समय, 28 दिन 25 दिन के समय में रिदम बनाइए कि आप हर एक क्वेश्चन का जवाब 1 मिनट के अंदर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है परीक्षा में भी आपके सामने वही रिप्रेजेंट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, यदि आप सुबह 3 से 4 दिन सुबह 4 बजे अगर आप उठते हैं, तो मैं आपको बता दूं 5वें दिन गारंटी से आप 4 बजे उठ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 से 4 दिन अगर आप उठ के देखिए सुबह, फिर चौथे या 5वें दिन आप ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी उस समय,
है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपने 1 मिनट का टाइम आज दे रहे हो, तो ये मैं पक्का बता रहा हूं कि एग्जाम के दौरान में आप 1 मिनट का ही समय देंगे। ठीक है। अब प्रश्न कोई टफ नहीं बनाता। मैं या कोई भी अध्यापक हो या कोई भी टीचर हो, अपने बच्चों से ही या किसी का सिलेक्शन लेना है तो भी वहां प्रश्न टफ नहीं बनाया जाता है कि आपको आए ना। अगर आप करेंगे ही नहीं तो फिर वहां पे आपका सिलेक्शन कैसे, मतलब वो तो सीट खाली चली जाएगी। प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं कि ताकि बच्चों को आए। प्रश्न कोई टफ नहीं होता है। अप्लाइड प्रश्न या कंसेप्चुअल अगर प्रश्न आता है तो इसका मतलब है कि आप सही तरीके से तर्क नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास तार्किक क्षमता जो है इस समय काम नहीं कर पा रही है। तो इसलिए लॉजिकल वाले क्वेश्चंस आप गलत कर जाते हो। मैं जाहिर सी बात है मैं यही सवाल आपसे करूंगा कि भाई अगर मान लीजिए कार्यस्थल पर कोई क्लाइंट आपको मिलता है तो उस क्लाइंट के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। अब उन्हीं के आधार पर आप सोचिए। मैंने कहा कि आपको उसके साथ वांछनीय व्यवहार करना चाहिए, मैंने कहा कि आपके साथ व्यवहार रहित क्रिया एक्टिविटी अनुभव के साथ करना चाहिए, मतलब व्यवहारिक काम करें और अनुभव दें, एक प्रकार से एक्सपीरियंस बेस्ड के साथ साथ उसको बोले कि स्वयं बच्चा तुम करके दिखाओ। हमने उसके व्यवहार के ऑब्जर्वेशन क्या था। तो देखो यहां जो भी प्रश्न बना रहा हूं मैं, जो भी ऑप्शन दे रहा हूं, दोनों के दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि सत्य है। अब आपको सोचना उचित रहेगा कि सबसे बेटर काम कौन सा होगा कि क्लाइंट के साथ हमें उसके साथ काम करना चाहिए। ये अप्लाइड होते हैं, है ना, ये अप्लाइड। और देखो अप्लाइड जो अगर मैंने व्यवहार को रखा तो व्यवहार फैक्ट है। आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन के जनक के रूप में अगर हम बात करते हैं तो स्किनर का नाम आता है और ये फैक्ट है और उसी फैक्ट पर बनाया गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फैक्ट के आधार पर अप्लाइड क्वेश्चंस बनते हैं। अब 3-4 ऑप्शन आते हैं, कूट आते हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि भाई कौन सा करूं, कौन सा इसमें से निकालूं, कौन सा ना करूं। बात यह है कि इनमें आपको जब भी एक अगर पॉइंट को आप पढ़ रहे हैं तो उस पॉइंट के बाद प्रश्न को पढ़ो ना। क्या ये प्रश्न के साथ ये पॉइंट या जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर जा रहा तो फिर ठीक है, नहीं जा रहा तो हटा दो ना, उसको क्या दिक्कत है। फिर प्रश्न पढ़िए, दूसरा कूट पढ़िए, दूसरे कूट अगर मैच कर रहा है तो फिर उसको आप सत्य कर दीजिए। इस आधार पर आप लोग जो है प्रश्न को पढ़िए, हर एक पॉइंट को ध्यान रखते हुए प्रश्न को पढ़िए, फिर पॉइंट पढ़िए, फिर प्रश्न पढ़िए, फिर पॉइंट पढ़िए, फिर प्रश्न पढ़िए, ऐसा करिए। अब आप सोचेंगे टाइम, सबसे बड़ी चीज है टाइम। एक ही सोल्यूशन है टाइम का, प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन पर 1 मिनट दें, लास्ट में मैच करें। आप लास्ट में मैच करें, कोशिश करें आप सभी बच्चे टाइम से पहले करने की। एक बार प्रश्न पढ़े और तुरंत जवाब दें और फिर उसके बाद जो प्रश्न आपने गलत किया उस प्रश्न को आप ऐसे ही छोड़ना दीजिए, उस प्रश्न पर आप फिर से विचार करिए कि यह ऑप्शन सत्य कैसे हुआ। यह करिए, ऐसा काम करिए 25 डेज, पक्का बता रहा हूं नेट क्या जेआरएफ निकलेगा, है ना, जेआरएफ जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे आप सबको। और ये काम करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर अपने। बाकी पेपर कोई टफ नहीं होता, सारे इजी पेपर होते हैं। रिसर्च में मेरी आवाज स्पष्ट है, एक बार क्लियर करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके। प्रतिदर्श को ही न्यायदर्श कहते हैं, निदर्शन कहते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं थोड़ा सा प्रश्न भी करूंगा, आप लोगों को कंफ्यूज भी करूंगा। इसमें बात को बड़े ध्यान सुनिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं, 2-4 प्रश्न भी करूंगा इससे। अब सुनिए, कोई भी अगर आप शोध कर रहे हैं, किसी भी शोध की प्रक्रिया में न्यायदर्श करना अच्छी बात नहीं होती है, सैंपलिंग करना अच्छी बात नहीं होती है। अब ये बात देखिए अच्छी बात नहीं है। कारण क्या है, यहां पे विश्वसनीयता घट जाएगी। अब ये कीवर्ड था, विश्वसनीयता घट जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं तो
तो ये प्रश्न आपके ऑप्शन में आते हैं। यदि न्यायदर्श करना अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब है कि आप शोध में न्यायदर्श करते हैं, तो आपके लिए 110% यहां पर क्या बन जाएगी, मजबूरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मजबूरी। कारण ये कि भाई काम करना है आपको, उन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है आपको, यानी विश्वसनीयता जो होती है वो घट जाती है। न्यायदर्श चुनने में विश्वसनीयता कम हो जाती है। न्यायदर्श चुनने में क्या, विश्वसनीयता कम हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों बताओ वंदना, सही बात है, बताओ। जी सर। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज देखो, मैंने आप सबसे पहले भी बता रखा है, सपोज मैंने कहा कि कोई समस्या है ना, आपने समस्या में क्या चीजें रिप्रेजेंट किया। मान लीजिए समस्या ना कह के आप टॉपिक कह लीजिए, ठीक है, कोई टॉपिक है, और टॉपिक यह है कि दिल्ली के छात्रों का व्यावसायिक दृष्टिकोण, ये आपके सामने पॉइंट है। दिल्ली के छात्रों का व्यावसायिक दृष्टिकोण, ये आपके पास पार्ट है। अब सोचिए कि दिल्ली के छात्रों का व्यावसायिक दृष्टिकोण देखेंगे तो मान चलिए भाई 2 लाख से प्लस ही होगा, ज्यादा कम नहीं होगा, है ना। अब सोचो, आप एक बार यहां पर विचार करिए, क्या आपके लिए ये उचित रहेगा कि 2 लाख लोगों पर आप पॉसिबिलिटी बनती है सिराज कि आप रिसर्च कर दो? पॉसिबिलिटी नहीं बनती, नहीं सर। सिंपल बात है। तो जब हम 2 लाख पे नहीं कर सकते तो मुझे कुछ तो सैंपल लेना पड़ेगा। मैंने 2 लाख में से 1000 ले सकता हूं, 100 यानी 100 लोगों को ले सकता हूं। अब सवाल बनता है कि आपने जो न्यायदर्श में ये 100 लोगों को चुना है, ये है क्या? तो ये इकाई है, ये न्यायदर्श है, ये बेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये बेस्ट, यूजीसी नेट का फेमस शब्द है। जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये बेस्ट का शब्द का प्रयोग करते हैं, आप भी जब बनेंगे ना यही शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक है। बेस्ट सैंपल इसको बोलते हैं, इसको सैंपल बोलते हैं। लेकिन अगर ये जो 2 लाख लोग हैं फिर इनको क्या बोलते हैं? जनसंख्या समग्र जनसंख्या। हाँ, यूजीसी के नेट के आधार पे आपने जो बोला अभी, पॉपुलेशन के आधार पे समष्टि शब्द बोलते हैं, है ना। ये चीजें आपको हाँ समझते, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी यहां पर, ठीक है। इसके अंतर्गत अब देखो, यहां जो जनसंख्या है, अब ये नहीं कि रिसर्च आपकी जनसंख्या पर ही होगी 110% है, ऐसा नहीं है। हम रिसर्च जरूरी नहीं है कि जनसंख्या पे करें, हम हो सकता है भाई साहित्य पे भी तो कर सकते हैं, किताबों वगैरह पे कर सकते हैं रिसर्च भाई, जी सर, है ना। कोई किताबें कर सकते हैं, योजना में कर सकते हैं। बिल्कुल, योजना में भी कर सकते हो, बिल्कुल सही जवाब। उपकरणों में भी कर सकते हैं। सर मेरी आईडीसी है ना। क्या कर सकते हैं? उपकरण में भी कर सकते हैं, इसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं चयन की प्रक्रिया को, जैसे चयन कर रहे हैं आप, चयन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट, चयन की प्रक्रिया को जो चयन किया है इनमें से, ये तो मान लो लाखों में होंगे, हजारों में होंगे, तो चयन की प्रक्रिया क्या हुई? चयन की प्रक्रिया को क्या कहा आपने? न्यायदर्श बोला। चयन की प्रक्रिया को न्यायदर्श कहते हैं, हाँ समष्टि कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब, है ना। अच्छा एक सवाल बताइए, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे कि शोध में समष्टि से प्राप्त क्या होता है? जनसंख्या समष्टि से क्या प्राप्त होता है? शाबाश शाबाश, पैरामीटर प्राप्त होता है। तो आप बताओ, अगर समष्टि से पैरामीटर हो गया तो व्यष्टि से क्या होगा?
सांख्यिकी। जनसांख्यिकी ना कह के सांख्यिकी कहें तो बेटर रहेगा, सांख्यिकी कहें तो बेटर रहेगा, है ना। अच्छा, अब आपसे कोई पूछ ले पैरामीटर सर कहते किसे? समष्टि तो एक ही बात है ना? सॉरी, समष्टि और व्यष्टि तो एक ही बात होती है ना? नहीं 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 नहीं, समष्टि टोटल पॉपुलेशन होता है ये, और व्यष्टि किसी इकाई है। हाँ, व्यष्टि जो होता है ये समष्टि से निकाला हुआ कुछ लोग हैं, यूनिट है ये इकाई है, ओके सर, है ना। पैरामीटर किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए पैरामीटर के बारे में। एक ऐसा स्वतंत्र वेरिएबल होता है ये पैरामीटर जिनके पदों में किसी समीकरण के वेरिएबल को व्यक्त किया जा सके, और इसी पैरामीटर की जगह यूजीसी यूज कर सकता है हिंदी में प्राचल शब्द। क्या यूज कर सकता है? प्राचल शब्द, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि भाई आपके पास मान लो आप किसी विद्यालय में गए और क्लास 6 में गए। अब क्लास 6 में बेसिकली क्या है, सर्टेन बच्चे होंगे, मान लिए सेक्शन होता है। अगर आप पढ़ाते होंगे या आपके घर के कोई बच्चा पढ़ता भी होगा, उस बच्चे से पूछना आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं, तो सर्टेन या आपसे बोलेगा 35 स्टूडेंट होते हैं, या 40 बताएगा, या तो 25 या 20 ऐसी समथिंग नंबर वो स्टूडेंट जो है आपको बताएगा। और आपने इस तरीके से देखा है। तो अब आप देखिए रिसर्च कर रहे हो, गए क्लास 6 में। अब आप सोचो कि क्लास 6 में जाएंगे तो क्या 35 बच्चों में भी सैंपल निकालोगे? फिर इसमें सैंपल निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आप 35 बच्चे या 40 बच्चे या 25 या 20 बच्चों को ले रहे हैं आप, इस पर आपने, इस जनसंख्या पे आपने क्या किया? आपने किया रिसर्च, और इस रिसर्च से निकला क्या? निष्कर्ष ज्ञान। और इसी निष्कर्ष ज्ञान को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राचल, यानी पैरामीटर। पैरामीटर। अब अगर मैं कहता 800 बच्चे थे, अब 800 में आपको निकालना पड़ेगा 40 बच्चे, और 40 बच्चे जो निकाला आपने, इसे कहेंगे समष्टि, व्यष्टि, इकाई, प्रतिदर्श, न्यायदर्श, प्रतिचयन, सैंपल। और इन पर करोगे आप रिसर्च, इन पर आप करोगे रिसर्च 40 पर। अब ये रिसर्च वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, नहीं आवाज तो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अभी ब्रेक नहीं हो रही मेरे यहाँ, है ना? नहीं हो रही सर, आवाज सही आ रही है। हाँ, ब्रेक मेरे यहाँ नहीं हो रही, प्लीज बार लिफ्ट कर जाइए। और इसी रिसर्च में निष्कर्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। यही जब सांख्यिकी कहते हैं तो इसका मतलब है कि एक प्रकार से बन गया आपका व्यष्टि संगत बन गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट बात भी, अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो रील वगैरह देखता हो? कोई स्टूडेंट है? निकाल के टाइम देख ही लेते होंगे भाई, स्टेटस देख लेते होंगे, रील वगैरह देख लेते होंगे। जी सर, देखते हैं सर, हाँ। देखते हैं। सांख्यिकी से व्यष्टि निकलेगा क्या? आपने लास्ट में सांख्यिकी की क्या लिखा है? बता रहे। तो इस समय आप सबको बता दूं, रील देखना बंद करें। जितना फोन में नेट है ना, 1.5 GB जो डेटा मिलता है ना, वो हो जाएगा समाप्त। तो लास्ट में जब क्लास होगी तो आप लोग कहोगे कि भाई नेट नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, तो इसको अभी बंद कर दो। क्लास समाप्त होने के बाद आप लोग, हाँ, जब क्लास आपकी समाप्त हो जाए, अगर नेट बचा है तो फिर वहां पे देख लो रील, है ना। लेकिन रील देखने की कोई फायदा नहीं इस समय है आप सबका, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। कोई बच्चा कह रहा था, क्या बता रहे थे? बताओ बच्चा, क्या कह रहे थे आप? सर, आपने रिसर्च के बाद ये 800 का फिर सैंपल लिया, तो सैंपल को ही हम व्यष्टि बोलेंगे ना सर? हाँ, तो हाँ। आपने फिर उसके बाद रिसर्च निष्कर्ष निकाला और तो सांख्यिकी उस निष्कर्ष से मैम ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ जी, उससे जब ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, तो वो सांख्यिकी का पार्ट बनेगा। जी जी, वो सांख्यिकी का पार्ट बनेगा, क्योंकि आपने सैंपल से काम किया ना, आपने पॉपुलेशन पे काम किया नहीं। अगर पॉपुलेशन पे काम करते तो पैरामीटर बनता। जी जी जी, ठीक है, पैरामीटर बनता। अच्छा, आप मुझे लग रहा है ये सोच रहे हैं कि निष्कर्ष ज्ञान तो यहाँ पे भी सर निकाल रहे हैं, वहां पे भी निकाल रहे हैं। सर, वहाँ पे सांख्यिकी के आगे आपने कुछ लिखा था, तो मैं वो जानना चाह रही थी क्या लिखा है। सांख्यिकी के आगे मैंने क्या लिख दिया? ये व्यष्टि था, तो व्यष्टि बोला जाता है इस संख्या। हाँ सर, वही मैं पूछ तो रही थी। इसको बोला जाता है।
नहीं, मैंने इसको लिखा है ना, इसको बोलते हैं बेस्टी यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ये तो सैंपल का कुछ पार्ट था, है ना। उसके बाद देखिए, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। सैंपल होता है दो टाइप का, सैंपल होता है दो टाइप का। किसी बच्चे ने डीएसएसबी में एक सिलेबस भेजा, ठीक वही बेटा, वही सिलेबस है, ठीक है, हैप्पी, ठीक वही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे देखो, यहां अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक चीज ध्यान रखिए टाइप ऑफ सैंपलिंग के बारे में। जो टाइप ऑफ सैंपलिंग है वो दो टाइप का होता है। एक बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो आपके सामने आता है प्रोबेबिलिटी शब्द आता है, और दूसरा एक शब्द आता है, वो आता है नॉन प्रोबेबिलिटी शब्द आता है। अब ये एक नंबर तय है यहां से, सॉरी 2 नंबर तय है यहां से कि एक प्रश्न परीक्षा में आएगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब एक तो पहले डेफिनेशन बता दूं। जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं संभाव्य बोलते हैं। जब हिंदी आपको टफ लगे तो आपको करना क्या होगा, वहां एग्जाम में ऑफलाइन में पेपर पेज पलटिएगा, हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, आप वहां से जाके इंग्लिश को देख लीजिएगा। जहां विधि का प्रयोग करोगे आप, जहां आप विधि का प्रयोग करोगे, देखो यूजीसी नेट विधि की जगह जानते हो क्या शब्द लिखता है? वो चालाक है यूजीसी वाले भाई। ये उसका पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टर्म टफ यूज करेंगे, और वो यूज करते हैं रैंडम, यानी यादृच्छिक यूज करते हैं। और इसी रैंडम में अगर मैं बात करता हूं तो एक टॉस विधि होती है, एक लॉटरी विधि होती है, एक टिकट प्रणाली विधि होती है, एक फिश बॉल ड्रा होता है, एक आपका वर्णमाला होता है, एक आपका पासा विधि होती है, एक आपकी ग्रिड प्रणाली होती है। ये प्रणाली, ये मेथड, जिस तरीके के शब्द ये यूज हो रहे हैं, लॉटरी, टॉस, टिकट, फिश बॉल ड्रा, वर्णमाला, पासा, ग्रिड, ये सभी क्रिया जो है ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। ये सभी प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। जहां आप यादृच्छिक का प्रयोग करें वहां आपको तुरंत समझ जाना है प्रोबेबिलिटी है। एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। भाई नॉन प्रोबेबिलिटी में किस चीज का प्रयोग करोगे सिराज? अपनी मनमर्जी का, आप यादृच्छिक का प्रयोग ना करके किस चीज का वर्ड यूज करेंगे बताइए प्लीज। सर अपने मनमर्जी का सर। हाँ, जो अपने मनमर्जी का। जब कोई काम आप अपने मनमर्जी से करते हैं तो वो बेसिकली असब, मनमर्जी का मतलब जानते हैं क्या होता है? भेदभाव होता है, भेदभाव होता है। आप अपने मनमर्जी चला रहे हो, जब सब कुछ हो रहा भाई कि भाई हम यही विद्यालय लेंगे, यही इसी पे रिसर्च करेंगे, इसी पे डेटा मिल गया है तो इसी पे कार्य करेंगे, यानी मनमर्जी का काम कर रहे हैं अपने आप। तो उस कंडीशन में ये भेदभाव हो सकता है। भाई कोई व्यक्ति सुंदर दिख जाए, है ना, अरे तो सुंदर बहुत है भाई, लाओ इसी का काम पहले करते हैं। आजकल मैं आपको बता दूं सिलेक्शन जो होता है ना वो सुंदरता पर ही है। 90% गूगल करके देख लो आप लोग, सुंदरता पे ही ज्यादातर सिलेक्शन हो रहा है। आधा चीज ये भी है ना, बेसिकली एबिलिटी नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां में ये सारी चीजें हो रही है ना, ये एक रीजन है। जो सर सुंदर नहीं है उसका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं सर, फिर है भाई यही चीज है ना जो कि गलत है। डेटा बायस हो जाएगा ना सर। वही होता है, वही होता है, वही होता है। आप लोग बता दो, अगर आप लोगों में से 50 लोग गए, सुंदर आदमी को सर रख लोगे, फिर जब स्ट्राइक होगी तो हैंडल कैसे करेगा कंपनी में? वही बात भाई, ये तो अलग की बात, ये तो सर ये तो बात की बात है। ये बात उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग करना ही नहीं आएगा, हैंडल कैसे करना है, बिल्कुल लॉ लगाना ही नहीं आएगा। मैं आपको कह रहा हूं सर, आपको बता दूं एक बात सिंपल सी, आप सभी लोगों को, आप सब लोग ध्यान से सुनिए। आप कभी जाइए जहां 10-15 इंटरव्यू हो रहे हैं, है ना, देखिए एक बार ऑब्जर्व करिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं आप तुरंत कुछ कह दीजिएगा, बोल दीजिएगा, ऑब्जर्व करिएगा केवल बस, किसका सिलेक्शन क्या होने वाला है क्या नहीं। ड्रेसिंग को देख लेंगे उसके आधार पे। चलो ठीक है भाई, अगर मान लीजिए उसके पास इतने पैसे नहीं है, ना पहन पाए कोटाइल कपड़ा, ना पहन पाए वो भाई उसका कपड़ा रेमंड का, मतलब ब्रांड देखते हैं, कपड़े कौन से ब्रांड पहन का आया है, उसके आधार पर सिलेक्शन। मैंने देखा है अपने आंखों से, तब मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, है ना। और जो कि सही बताओ, आपने अगर उसको कर भी लिया ना, एबिलिटी है नहीं, वो कर भी नहीं पाएगा काम। कितना दिन चलेगा भाई, चोर ज्यादा दिन थोड़ी चलता है, चोरी कितने दिन करेगा जी, पकड़ा जाएगा। पहले से ही फिक्स करके रखते हैं सब। बिल्कुल, ये भी है,
आप देखो, आप 1 महीने से साल भर से काम कर रहे हैं किसी एनजीओ में, वैकेंसी निकली, आपने अप्लाई किया सोशल वर्क पे, पता है जो जो ऑलरेडी उसमें काम कर रहा था 1 साल से, अरे साहब मेरा कर देना, इस बार करवा देना, इसी में सर हो जाएगा, हो जाता है उसका, भले नंबर कम आए, यहां तक कि नंबर भी बढ़ा देते हैं चेक करने वाले जो होते हैं भाई, यहां तक सिलेक्शन होता है। क्या बताएं भाई, भ्रष्टाचार है, क्या कहा जाए। आगे बढ़ते हैं, चलो। जी सर, तो ये बेसिकली, करप्शन ज्यादा है सर। हाँ, तो ये चीज जहां आप ना सभी को चुने जाने की बराबर की संभावना हो, सुनिए क्या ऐसा होता है, जहां पर सभी को चुने जाने की संभावना, ठीक है, सभी को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर हो, क्या हो, बराबर बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर रैंडमली यादृच्छिक, संभाव्य कहेंगे, ठीक है। पूर्वाग्रह क्या होता है, ये रहित होता है, पूर्वाग्रह रहित होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहा कि जहां पर सभी को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर ना हो, अपने मनमर्जी से पक्षपात होने की जो संभावना दर्शाती है, वो कौन सा टाइप बन जाता है सैंपल का, नॉन प्रोबेबिलिटी, गैर संभावना मेथड। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए जो रैंडम है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है टॉस विधि वगैरह के बारे में। अच्छा सिंपल सी बात है, आपने टॉस किया, हेड आया भाई जी, तो आपने कहा कि भाई इसको चुन लिया, टेल आया तो भाई आपने उसको चुन लिया। मान लीजिए भाई क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के लिए 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया आपने। अब कौन से ग्रुप को चुनना है आपको, आपने हेड और टॉस कर दिया, हेड और टेल। यहाँ दोनों जो है समान रूप से चुने जाएंगे, है कि नहीं। अगर टेल आया तो भाई ये चुना गया, सपोज मान लीजिए इसने टेल बोला, तो इस आधार पर जाता है ना। दूसरी बात, अच्छा ये भी मत सोचिएगा कि आजकल ऐसा होता भी है भाई कि टॉस में भी ना एक ही साइड में दोनों हेड, अच्छा मैंने देखा नहीं आज तक यार ये वाला कि दोनों तरफ ही हेड होता है, किसी ने वो देखा तो है? शोले फिल्म में था। नहीं मूवी नहीं, रियल बताओ, रियल देखा किसी ने, मूवी वगैरह में तो हमने नहीं सर, रियल तो हमने भी नहीं देखा यार, है ना। लोग कहते भी ऐसा होता है, लेकिन दोनों साइड हेड होता है भाई, अगर चिपकाओगे भी तो पता चल जाएगा साफ शब्दों में, केवल एक वो है मर्जी कर अपवाद, दिया वो। हाँ एक अपवाद इसको मैं रख सकते हो। दूसरा एक होता है पासा विधि, एक होता है पासा विधि। देखिए अगर मैं आपसे ये बताऊं, इस पासा विधि में देखो एक डाइस होता है, ये क्या होता है, डाइस होता है। ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, ये 5 है। हालांकि कुल टोटल डाइस में जो है एक प्रकार से यहाँ पर जो है हमने क्या किया कि पासे में केवल और केवल 6 अंक ही होते हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है। अब मान के चलिए इस वाले ग्रुप में 6 लोग हैं, इस वाले ग्रुप में भी 6 लोग हैं, इस वाले ग्रुप में, मतलब इसमें 6 मैं रोमन अंक में लिखूंगा तब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये मान लीजिए 6 लोग हैं, ठीक है, 6 लोग हैं। तो अब आप सोचिए कि एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं और वहां पे अगर आपने 6 बच्चों का 6 बच्चों का आपने समूह बनाया, क्योंकि पासे यहां पर बेसिकली जो है अंक निर्धारित करेंगे। सपोज मान लीजिए आपके सामने अंक यहां पर जो प्रस्तुत हुआ है, जो अंक यहां पर पासे में जो प्रस्तुत हुआ, मान लीजिए ऊपर यहां पर 1 आ गया, 1, अब 1 आया, डाइस आपने फेंका, ऊपर 1 आया, तो ये 1 वाला ग्रुप जो है चुन लिया जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 आ जाते तो 2 वाले ग्रुप का आपने चुनाव कर लिया, जो इसमें 6 लोग हैं इनका आपने चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होता है। लूडो खेले हो नहीं बताओ, लॉकडाउन में सभी लोग खेले होंगे, लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन में खूब चला है लूडो। उसके बाद एक बात करते हैं लॉटरी के बारे में। देखो जब सभी तथ्य और इकाई के नाम और कोड संख्या बेसिकली क्या होता है, एक पर्ची पर बेसिकली लिख दिया जाता है, और उसको इस पर्ची को बेसिकली लिखकर
एक बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक डब्बे में क्या किया जाता है, इसको डाल दिया जाता है। पर्ची एक डब्बे में क्या किया जाता है। अच्छा, ये सामान्य रूप से होता है, ऐसा नहीं कि पर्ची जो है थोड़ा सा तिरछा आपने फोल्ड कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं, सामान्य रूप से फोल्ड करना होता है ताकि आपको कोई बच्चा इसका आइडेंटिफाई ना कर सके पर्ची को, ठीक है। इसमें पर्ची आपने क्या किया, डाल दिया, उसके बाद आपने हाथों से इसको हिला दिया। बॉक्स या बर्तन में जब हिला दिया तो यहां पर एक बच्चों को आप ये कहते हैं कि भाई आंख बंद करके एक पर्ची निकालो। तो पर्ची पर ना कोड और आपने नंबर डाला है। तो जो जिस मान लीजिए यहां पर जो इकाई चुना है आपने, क्योंकि इकाई में बेसिकली जो आपने सैंपल लिया था उसमें आपने संख्या में नंबर और कोड दिया होता है। इसमें मान लीजिए इसका ए कोड है, ये मान लीजिए बी कोड है, ये सी कोड है, आपने मान लो इस पर बी सी लिखा। अब उस पर्ची में अगर बी आया है तो इस बी वाले ग्रुप का चुनाव हो जाता है। इस तरीके से इसका चुनाव होता है। इस कंडीशन में इसको लॉटरी बोला जाता है। हालांकि आप सभी लोगों ने इसके बारे में तो सुना ही होगा। एक होता है फिशबॉल ड्रा, ये देखो आपने लकी ड्रा सुना, लकी ड्रा हाँ सर सुने हैं। सुना है, अच्छा। और अच्छा, बचपन में पता है एक क्या होता था, चोर सिपाही वाला होता था। आप लोगों में से कोई खेला चोर सिपाही वाला, जिसमें चोर सिपाही अंक मिलते थे? अच्छा, ये बेसिकली क्या है ना, फेवरेट गेम था। अच्छा जी, तुम्हारा फेवरेट गेम था। क्या आता था, चोर आता था, सिपाही आता था आपका? सिपाही बनते थे, अच्छा जी, चलो। सर कुछ भी आ सकता है उसमें, तो वो लकी ड्रॉ की तरह ही हो जाता है। कोई बात नहीं इनका, चलो। तो यहाँ पर देखिए एक क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं। सुनिए, मुझे अगर 10 लोगों का चुनाव करना है तो उसमें बच्चों के नाम होंगे। यहाँ क्या होंगे, बच्चों के नाम होंगे। तो आपने ठीक उसी प्रक्रिया से जो आपने पिछला अभी पढ़ा है लॉटरी वाला, उसी प्रोसेस में होता है, परंतु इसको किसी डब्बे बॉक्स में नहीं डाला जाता है ना। आपने हाथ में लिया और जिस तरीके से चोर सिपाही वाले नहीं करते थे हाथ, उसी तरीके से करके आपने जो है रखा और वो एक पर्ची का चुनाव कर लिया, उसमें नाम आ गया, नंबर आ गया, उसको आपने चुन लिया। तो ये एक आपका लकी ड्रा हो गया या फिशबॉल ड्रा हो गया, इसको बोल दिया जाता था इस तरीके से। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिपिट प्रणाली। और टिपिट प्रणाली को किसने दिया है, कोई बच्चा बताइए जरा मुझे। टिपिट प्रणाली, ग्रिड टिपिट प्रणाली किसके द्वारा दी गई है? टिपिट तालिका, प्लीज, कौन विद्वान था? सिराज, इसका ध्यान नहीं आ रहा सर। अच्छा, LHC टिपिट एक विद्वान है, अपने ही नाम पर ये टिपिट प्रणाली दिया था। जी सर, अपने ही नाम पर। आपको बता दे, ये जो टिपिट प्रणाली है एक अमेरिका के मनोविद्वान है, टिपिट महोदय। टिपिट प्रणाली इसी प्रक्रिया में बेसिकली देखने को मिली थी, है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, इसी टिपिट प्रणाली के ही अंतर्गत इसमें कुल टोटल जो है 10,400 नंबरों की सूची बनाई गई थी। क्या किया गया था? हाँ, 10,400 नंबर की सूची बनाई गई थी टिपिट प्रणाली में, है ना। अब आपको बता दूं कि हर में प्रत्येक नंबर बेसिकली रिलेट थे और वो भी अलग अलग थे। ऐसे में जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें कुल टोटल 4 नंबर थे। परीक्षा में आता है कुल कितने अंक थे? 4 अंक थे। मैं 4 अंक लिखता हूं, 7979 3170, ठीक है, 5432 2952 3992। इसी तरीके से 4 अंक जो थे वो बेसिकली दर्शाए गए थे। अगर मैं आपसे बात करूं तो 10,400, यहां पे लिख देता हूं 10,400, ये टोटल थे। मैक्सिमम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? सर 4 टाइम 9। 4 टाइम 9, 9,999, 9,999। तो आप सोचो, अगर इससे अगर 1 अंक बढ़ेगा तो 5 अंक का हो जाएगा,
लेकिन इसमें बोला कितने है, 4 अंक का ही। तो सबसे बड़ी संख्या यही थी, 9,999। अब इन लोगों का जितना भी अंक था, मतलब अब इसमें करना क्या था, बच्चे की आंख पे पट्टी बांध दी जाती है, और पट्टी बांधकर इस पे जो है उसको फिंगर जो है घुमाने के लिए बोला जाता है। और मान लीजिए बच्चे ने क्या किया, इस पर उसने क्या किया, सर्कल कर दिया बच्चे ने आंख बंद करके। तो अब यहां पर ये वाला जो नंबर है 2952 वाला, इस नंबर को ऐड कर दिया जाता था। ऐड करेंगे तो 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18 हो जाएगा, है ना, 18। तो 18वें नंबर का बच्चा या ग्रुप वहां पे चुनाव उसका कर लिया जाएगा। या तो ग्रुप, देखो यहां पे ग्रुप भी बोल सकते हो, अगर बच्चा भी अगर है तो स्टूडेंट को भी बोल सकते हो, ऐसी कंडीशन पर इंडिविजुअल के रूप में। सपोज मान लीजिए उसने अगर यहां पे जो 9,999 लिखा है इस पर उसने हाथ रख दिया, तो इसको जब ऐड करोगे तो 36 आएगा। तो 36 नंबर का अगर स्टूडेंट है तो उसका चुनाव हो जाएगा, या तो अगर ग्रुप आपने बनाया है तो आप उस ग्रुप का आपने चुनाव कर लेंगे। ये प्रोसेस होता है एक प्रकार से सैंपल के अंतर्गत, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अब जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है उसके कई प्रकार हैं, जैसे अगर सर मैं, इसी को टिप्पेट विधि बोलते हैं। जी इसी को टिप्पेट विधि बोलते हैं। हाँ, यही टिपिट प्रणाली है। सर तो ये वाली जो संख्याएं होती हैं ये फिक्स होती हैं कि कोई भी 4 हो सकती है 10,000 से नीचे? नहीं, वो आपको 10,400 की जो अंक हैं ये सब अंक है, ये नहीं कि 10,400 से नीचे का कोई अंक, है ना, ऐसा नहीं है। वो 10,400 अंक है, मतलब एक प्रकार से अंकों का ग्रुप है वो, 4 अंक का, है ना, इतने नंबर है ना, वो कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, इसका में कोई नंबर रिपीट नहीं है। और ये बेसिकली एक सर्टन, जैसे कोई मैंने जो रैंडम में ले लिया था ना, ये भी नंबर उसी में आ जाता है, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ये आपको बनाया हुआ है, विद्वान टिप्पिट महोदय ने बनाया हुआ है ना, सर ये नंबर फिक्स है जी। ये नंबर यही फिक्स रहेगा, इसी में से ही नहीं, वो चुनना है ऑलरेडी नंबर को। नंबर है उसके ऑलरेडी नंबर है, जरूरी नहीं है फिक्स है। ये नंबर है, फिक्स तो कह ही सकते हो, फिक्स तो है भाई, जाहिर बात नंबर है तो फिक्स तो कह ही सकते हो आप उसे, है ये नंबर। किताब इनकी आप जब पढ़ेंगे, टिकट प्रणाली वगैरह नेट वगैरह देखेंगे ना, तो आपको मिलेगा, ऑलरेडी उसने नंबर डाल रखा है उसमें सब कुछ, ठीक है। सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराना जो पता चल जाएगा। टिपिट ये इसमें आपसे ये नहीं कहेगा, आपसे सवाल पूछेगा टिपिट प्रणाली किस विद्वान ने दिया है, एक तो ये सवाल बनेगा। या आपसे पूछेगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई है किस विद्वान के द्वारा समाज कार्य शोध के अंतर्गत रिसर्च में प्रयोग की गई है, तो भी वहां पे टिपिट महोदय का नाम आ जाएगा। इस तरीके से सवाल बनेगा, और कहेगा कि ये किस विधि के अंतर्गत आता है, किस सैंपल के अंतर्गत आता है टिपिट प्रणाली, एक सवाल इस तरीके से बन सकता है, इसके आधार बनेगा। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल के दौरान बताया कि जब आपको करना पड़ेगा, अगर बाय द वे मिल गया तो प्रैक्टिकल में आपको ऐसे करना पड़ेगा, है ना। चलिए एक बार देखिए, एक होता है सिंपल रैंडम सैंपल, जिसको हम लोग बोलते हैं सरल। देखो ये जो सरल है ना, सिंपल बात है भाई, जाहिर सी बात है कि जनसंख्या की इकाई क्रम जो है क्रमांकित कर ली जाती है, और इस प्रकार के प्रत्येक इकाई सर आपकी आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही।